रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव। उस गांव में रोज रात को कोई ना कोई अनहोनी होनी निश्चित थी, क्योंकि उस गांव की जो सीमा थी वो सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। एक घर था जिस घर में सेठ धनसुख लाल रहता था। वो बड़ा ही कठोर मन का और बेईमान स्वभाव का था। एक रात की बात है। अबे ओ रोहित, तू अभी तक यही खड़ा है? तुझे समझ नहीं आता कि आसमान में बादल कितने घने हैं? अगर रात को बारिश हो गई तो मेरे खेत की मेड़ टूट जाएगी और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये पकड़ फावड़ा और अभी के अभी खेत पर जा और खेतों की सारी मेड़ ठीक करके घर वापस आ, समझा? अब जल्दी निकल। लेकिन सेठ जी, रात के 8 बज रहे हैं और चारों तरफ अंधेरा इतना घना है कि अपनी उंगली भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से वो घना डरावना जंगल वाला रास्ता इस वक्त वहां से जाना खतरे से खाली नहीं है मालिक। अरे रोहित, बहाने बनाना बंद कर। अरे वो रामू, तू इतना डर क्यों रहे बे? फावड़ा तेरे हाथ में है। लोहा साथ रखने से भूत प्रेत पास नहीं आते। तुझे फसल की चिंता है या अपने झूठे डर की? अगर आज खेतों का पूरा काम नहीं हुआ तो कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, और अपनी पिछली पगार भी भूल जाना। जी मालिक, अभी जाता हूँ, बस अपनी दुआ साथ रखिएगा। रोहित ने भारी मन से फावड़ा उठाया और अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा। रात के ठीक 8 बज चुके थे। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, जिससे रास्ता और भी डरावना लग रहा था। रोहित अपना फावड़ा लेकर सेठ के खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन रोहित को रास्ते से भयानक डरा देने वाले आवाजें सुनाई देने लगी। रोहित ये देख के डर के मारे खेतों की तरफ भागने लगता है। भागते भागते रोहित आखिरकार सेठ के खेतों में पहुंच गया। शुक्र है भगवान का कि आज मैं बच गया। सेठ को भी क्या आन पड़ी थी कि इतने रात को मुझे फावड़ा लेके खेतों में मेड़ लगाने भेज दिया। अगर मेड़ लगवानी ही थी तो दिन में भी लगा सकते थे। ये सब बोल के रोहित ने अपना फावड़ा उठाया और खेतों की मेड़ को फावड़े से खोदने लगा। जैसे ही रोहित ने अपना काम शुरू किया, तभी अचानक दूर से कहीं उसको किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित डर जाता है। उसके शरीर से और सर से पसीना बहना लगता है। जैसे ही रोहित को आवाज सुनाई दी, रोहित अपना फावड़ा जमीन पे रखता है और सामने देखता है तो उसको एक दूर खेतों में एक औरत की काली परछाई हंसते हुए दिखाई देने लगी। ये सब देख के रोहित डर के मारे फावड़ा उधर ही रख के वहां से भागने लगता है। दूर जाने के बाद उसको रास्ते से आते हुए गांव का एक बुजुर्ग इंसान एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में लकड़ी लेके आता हुआ दिखाई देने लगता है। वो गांव के महेश काका थे। जैसे ही रोहित महेश काका के नजदीक आया, उसके शरीर से डर के मारे पसीना निकल रहा था। क्या हुआ रोहित, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और तुम रात को इस जंगल के रास्ते से कहाँ गया हुआ था? महेश काका, मैं सेठ के खेतों में मेड़ लगवाने गया हुआ था, लेकिन जब मैं सेठ के खेतों पर काम कर रहा था तो मुझे सेठ के खेत पे एक औरत की परछाई दिखाई दी और वो जोर जोर से मुझे देख के हंस रही थी। ये सब देख के मैं भागता हुआ गांव की तरफ जा रहा हूँ। अरे तो रोहित, तुझे खेतों में काम करने जाना ही था तो दिन में क्यों नहीं गया? रात में कोई खेतों में काम करने जाता है क्या? महेश काका, लेकिन आज मौसम खराब था और बरसात आने की संभावना थी, इसलिए इतने रात को मुझे सेठ ने फावड़ा लेके अपने खेतों में मेड़ खोदने भेजा। रोहित, तू अभी बहुत डरा हुआ है और रास्ता भी बहुत सुनसान है, और तेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए ना तो टॉर्च है ना ही लालटेन, तो तू घर कैसे जाएगा? तू एक काम कर, ये ले मेरी लालटेन और तू जल्दी घर लौट जा। लेकिन महेश काका, अगर आप मुझे ये आपकी लालटेन दोगे तो आप कैसे खेत जाओगे? रोहित, तू मेरी टेंशन मत ले। मेरा खेत यही पास में है। मैं बिना लालटेन लेके ही मेरे खेत चला जाऊंगा। लालटेन की जरूरत मेरे से ज्यादा तुझे है, क्योंकि यहां से गांव बहुत दूर है। ये ले लालटेन और बिना रुके तू गांव लौट जा। और ये मेरे हाथ में जो लकड़ी है
उसको भी तू अपने साथ लेकर जा। अगर रास्ते में कोई तुमको मिले तो ये लकड़ी तेरे कमाएगी। महेश काका ने रोहित को अपनी लालटेन और लकड़ी दी और रोहित अंधेरे रास्ते से लालटेन लेके गांव की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। वो रुक जाता है। कौन है वहां? अगर कोई है तो मेरे सामने आ जा। राजू, तू है क्या? अगर तू है तो मुझे डराने की कोशिश मत कर। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। जल्दी मेरे सामने आ, नहीं तो मेरे हाथ में जो लकड़ी है उससे मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन सामने से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। सिर्फ जवाब में जंगली सियार की रोने की और जंगली उल्लू की आवाज आ रही थी। रोहित जल्दी जल्दी रास्ते से चलने लगा। उसने अपने कदम और तेज किए। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी खड़ा नजर आया। उसका शरीर करीब 7 फुट लंबा था, लेकिन उसकी बनावट बिल्कुल असामान्य थी। न ठीक से इंसान जैसा, न पूरी तरह किसी जानवर जैसा, और उसका चेहरा जानवर जैसा। रोहित की चीख निकल गई। वो जान बचाकर गांव की तरफ भागा। गांव के मुहाने पर चंदू की चाय की दुकान थी। वहां लालटेन जल रही थी। अरे वो चंदू, दिन ब दिन तू कंजूस होता जा रहा है। कुछ दिन से चाय तो अच्छी बन रही है, लेकिन चाय में तूने अदरक डालना कम कर दिया है बे चंदू। आज चाय में अदरक जरा ज्यादा डालना, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। और ये सन्नाटा भी मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे गांव में आज रात कोई अनहोनी होने वाली है। मुखिया जी, आप टेंशन मत लो। आज ही मैंने बाजार से ताजा अदरक लाया हूँ। आज तो मैं आपको कड़क अदरक वाली मीठी मीठी चाय पिलाऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, चाय बन ही रही है। बस अभी लाया मुखिया जी। वैसे मुखिया जी, आज अपने गांव का माहौल कुछ भारी भारी सा नहीं लग रहा आप लोगों को? सही कह रहे हो चंदू। हवा ऐसी चल रही है जैसे कोई पास खड़े होकर कान में फुसफुसा रहा हो। रमेश, तू चुप क्यों है? तू तो बड़ा बहादुर बनता था कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो आज तुझे क्या हुआ रे रमेश? तुझे भी डर लग रहा है क्या बावले? डर की बात नहीं है भाई, पर आज उस पुरानी हवेली की तरफ से जो हवा आ रही है उसमें अजीब सी गंध है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। मुझे लगता है आज किसी का बाहर निकलना ठीक नहीं। छोड़ो ये सब बातें। हरिराम, जल्दी चाय पिलाया। देखो, बातों बातों में रात के 9 बज गया है। अब हम सबको भी अपने अपने घर निकलना है। ये रात कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। तभी अंधेरे को चीरता हुआ रोहित भागता हुआ चाय की दुकान पे आया। उसके एक हाथ में महेश काका की दी हुई लालटेन और दूसरे हाथ में बड़ी सी लकड़ी थी। जब रोहित चाय की दुकान पे आया तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कपड़े पसीने से तरबतर थे और वो बुरी तरह हाफ रहा था। ये सब देख के चाय की दुकान पे बैठे सभी लोग चौंक कर रोहित के और देखने लगे। अरे रोहित, क्या हुआ रे? ऐसे पागलों की तरह से भागता हुआ क्यों आ रहा है? और तू ये लालटेन और लकड़ी लेके कहा गया था, तो क्यों भाग रहा है जैसे यमराज को देख लिया हो और यमराज तेरे आत्मा को लेने तेरे पास आ रहा है? रोहित, क्या हुआ? होश में आ बेटा। यहाँ हम सब बैठे हैं, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मनोज, मैं सेट के खेतों पे मेड़ लगवाने गया था। जब मैं सेट के खेतों में काम कर रहा था तो वहां मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी और वो मुझे देख के जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देख के मैं भागते हुए जंगल के रास्ते से गांव वापस लौट आया। रास्ते में मुझे महेश काका दिखाई दिया। उन्होंने मुझे अपनी लालटेन और ये लकड़ी दी। उसके बाद मुझे और रास्ते के बीच में एक काला साया दिखाई दिया। जैसे तैसे मैं भागता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। रोहित की ये डरावनी बात सुन के सब लोग सन रह गए। रोहित भाई, तू कौन से रास्ते से आया है, पहले ये बता। वही जंगल के पुरानी हवेली वाले रास्ते से। जैसे ही रोहित ने उस पुरानी हवेली का नाम लिया, वैसे ही चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। तभी मनोज ने रोहित से डरते हुए कहा, रोहित, ये तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है ना कि उस रास्ते पर जो भी साया देखता है वो कभी गांव की सीमा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन तेरी तकदीर आज बहुत अच्छी है कि तू आज इस गांव में सुरक्षित पहुंच पाया। रोहित, तू खुशकिस्मत है कि सही सलामत यहाँ पहुंच गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। तूने कहा कि रास्ते में तुझे महेश काका मिले और उन्होंने तुझे ये लालटेन और लकड़ी दी। हाँ मुखिया जी, महेश काका ही थे। वो अपने खेत की तरफ जा रहे थे। अगर वो ना मिलते तो मैं उस अंधेरे में रास्ता ही भटक जाता। उन्होंने ही अपनी लालटेन देकर मेरी जान बचाई। रोहित भाई, होश में तो हो। महेश काका तो पिछले महीने ही शेर के अस्पताल में गुजर गया थे।
गांव के शमशान में उनकी चिता को तो मैंने खुद अग्नि देते हुए देखा था, तो वो आज तुम्हें खेत के रास्ते पर कैसे मिल सकते हैं? चंदू की ये बात सुन के दुकान पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर दहशत फैल गई। हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान पर टंगी लालटेन बुझते बुझते बची। सन्नाटा ऐसा था कि सबकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रोहित, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गांव की सरहद पर आज सायों का पहरा है। चलो भाइयों, सब अपने अपने घर निकलो। मुखिया जी, मनोज, रमेश और रोहित डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़े। जब रोहित अपने घर लौट रहा था तो रोहित का शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते कदमों से अपनी घर की तरफ भागा। गली के कुत्तों के रोने की आवाजें उसे और डरा रही थीं। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। शांति, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं हूं रोहित। शांति ने जैसे ही दरवाजा खोला, रोहित घर के अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए क्यों हो? आपके हाथ पांव पत्थर जैसे ठंडे पड़ गए हैं। और आप तो सेठ के घर हिसाब करने गए थे ना, तो फिर खेत का फावड़ा कहाँ गया? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? शांति, आज मैंने मौत को करीब से देखा है। सेठ ने मुझे रात को ही अकेले जंगल वाले रास्ते से मेड़ ठीक करने खेत भेज दिया था। वहाँ उस खेत में एक परछाई थी जो एक औरत की थी। वो जोर जोर से मुझे देख के हंस रही थी। मैं वहाँ से भागते भागते घर के रास्ते से आ रहा था। तभी रास्ते में मुझे महेश काका दिखाई दिए, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि अपने गांव के महेश काका तो कई दिनों पहले मर चुके थे। उन्होंने ही मुझे लालटेन और लकड़ी दी। रोहित अभी शांति को अपनी बात सुना ही रहा था कि अचानक बाहर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे से सेठ धनसुख लाल आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ झलक रहा था। अबे ओ रोहित, तू यहाँ घर में दुबक कर क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने खेत की मेड़ ठीक करने भेजा था, तो तू मेरे खेतों का काम अधूरा छोड़कर यहाँ बीवी के पल्लू में चिपकर बैठा है। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। मैं खेत पर ही गया था जब मैं काम कर रहा था, लेकिन वहाँ कुछ ठीक नहीं है। मुझे आपके खेतों में एक औरत की काली परछाई दिखाई दी। वो बहुत भयानक तरीके से मुझे देख के जोर जोर से हंस रही थी। अबे ओए रोहित, तू तो बड़ा कामचोर और डरपोक निकला। ये भूत प्रेत सब बहाने हैं ताकि तुझे काम न करना पड़े। याद रख, अगर मेरे खेतों का काम पूरा नहीं हुआ तो पिछले महीने की फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। अभी की अभी खेत पर जा और फावड़ा लेकर मेड़ ठीक कर, वरना कल से इस गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा। तू ऐसे नहीं जाएगा। तुझे डर लग रहा है ना, तो मैं भी तेरे साथ खेतों में आता हूँ। देखता हूँ कि कोट सी औरत वहाँ है। नहीं सेठ जी, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। क्या आपको इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? रात के इस पहर जब पूरा गांव डरा हुआ है, आप इन्हें दोबारा उस जंगल के रास्ते भेजना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, पर मेरे पति की जान खतरे में नहीं डालूंगी। जुबान मत लारा छोकरी। रोहित, ये तेरा आखिरी मौका है। या तो अभी खेत पर मेरे साथ चल, या फिर हमेशा के लिए भूखा मरने को तैयार हो जा। गरीबी और सेठ की धमकी के आगे रोहित मजबूर हो गया। तभी दोनों सेठ धनसुख लाल और रोहित उतने रात को खेतों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद रोहित और सेठ खेत की मेड़ पर पहुंचे। वहां अजीब सी शांति थी। न सियार के रोने की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। उसने देखा, उसका फावड़ा वही मिट्टी में गड़ा हुआ था। जैसे ही उसने फावड़ा हाथ में लिया, उसे फिर से अपने पीछे ठंडी सांसों का एहसास हुआ। तुम फिर आ गए रोहित। मैंने तो तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम्हारे मालिक की किस्मत में आज की रात आखिरी है। अच्छा हुआ, तुम्हारा सेठ भी तुम्हारे साथ खेतों में आ गया है। देखो मालिक, मैंने आपको बोला था कि एक औरत की परछाई आपके खेतों में है, तो आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो आप अपनी आंखों से ही देख लो। तभी वो काला साया सेठ के सामने आ गया। वो साया अचानक सेठ की पहली पत्नी के रूप में बदल गया।
जिसकी मौत कई साल पहले संदिग्ध हालात में हुई थी। वो रोहित को नहीं बल्कि सेठ को अपना शिकार बनाने आई थी। धनसुख लाल, तूने लालच के लिए मुझे इसी खेतों में जिंदा मार के जमीन में गाड़ दिया था। आज उसी मेर की मिट्टी में मैं तुझे दफन करूंगी। अचानक तेज हवा चली और सेठ को खींचते हुए वो साया अंधेरे खेत के बीच ले गया। रोहित अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वाले खेत पर पहुंचे तो वहां न सेठ था और नहीं कोई परछाई। बस सेठ की हाथ की घड़ी उस मेर पर पड़ी थी जहां कल रात रोहित काम कर रहा था। उस दिन के बाद सेठ धनसुख लाल का कभी पता नहीं चला। रोहित ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए रोहित और उसकी पत्नी रेखा उस मनहूस गांव को छोड़कर निकल पड़े।